नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसमें आपका एक पेपर है को कैरिकुलर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, यानी विकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आपसे कि जो 2022 में आपका यानी 22-23 के सत्र में आपसे पूछा गया प्रश्न पत्र है को कैरिकुलर का, उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने आपसे 4 पार्ट इसके बनाए हैं और अभी तक 60 प्रश्नों पर चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम आपको बार बार कह रहे हैं दोस्तों कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसे आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं आज आपसे 61वें क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि कितने वर्षों को शैशवा अवस्था यानी कि इन्फेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका समय पीरियड होता है इन्फेंसी को, वो कितना होता है। तो दोस्तों ये आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे सही आपका आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। यानी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे को इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं इसे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो मानव विकास के चरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहला होता है आपका गर्भावस्था। ये पहली अवस्था है। ये वह अवस्था है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। ठीक है, इसके बाद आती है नवजात, या इसे हम शैशव अवस्था भी बोलते हैं। इंग्लिश में आपको पता है कि इसे हम शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं, जो कि होती है जन्म से यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। ये होती है आपकी 3 से 12 वर्ष तक। इसके बाद जो अगली अवस्था है वह है यौवन अवस्था यानी कि एडोलसेंस। ठीक है, और ये होती है आपकी 13 से लेकर के 18 वर्ष तक। इसके बाद है पूर्व वयस्क अवस्था, जो कि होती है 19 से 30 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मध्यावस्था, जो कि होती है 30 से 60 वर्ष तक। और इसके बाद आती है आपकी वृद्धावस्था, जो कि होती है 60 से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, तो इन अवस्थाओं को याद रखना है आप लोगों को, और साथ साथ इनके वर्ष भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो A नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका या रक्त में होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में भरना है आपको कि ऐसा क्या है जो प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल्स और ऑर्गन्स यानी कि कोशिका और रक्त में पाया जाता है मानव शरीर के। तो इसका जो सही आंसर है वह दोस्तों है अमीनो अम्ल। ठीक है, यानी अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर में प्रत्येक कोशिका और ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों अमीनो अम्ल का जो सूत्र है वह होता है आपका H2NCHROOH, ये अमीनो अम्ल का सूत्र है। ठीक है, और दोस्तों जो अमीनो अम्ल होते हैं यह वह अणु होते हैं, यानी कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल अणु हैं जिनसे मिलकर के किसी प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ये मनुष्य के प्रत्येक
कोशिका और रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब आप बात करते हैं आपसे 63 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है, यानी जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वह उसमें कितने % पानी होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 60 से 70% पानी। यानी हमारा जो शरीर है वो 60 से 70% पानी से बना हुआ है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा पानी पर अधिक फोकस करना चाहिए, यानी कि उसे पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर अगर 60 से 70% पानी से बना हुआ है तो हमें अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, पानी के बारे में और बात करें अगर हम, तो जल को जो रासायनिक नाम है वो H2 है, यानी कि इसमें H के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ठीक है, जो जल होता है आपका वो यौगिक होता है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन में बात करें तो 277 केल्विन पर होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 39.2 फ़ारेनहाइट 2 यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। आपका जो डिग्री है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है, ये सभी तापमान को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जल के बारे में इतनी जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वसा के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, यानी व्हाट आर मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो वसा के ऑक्सीकरण से दोस्तों आपका जो बनता है वह बनता है अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि वसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों वसा है आपकी वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी संतृप्त वसा और एक होती है आपकी असंतृप्त वसा। ठीक है, यहाँ पे जो संतृप्त वसा है आपकी उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका है ब्यूट्रिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं। और असंतृप्त की बात करें तो इसमें आपका है जैसे लिनोलेनिक अम्ल और ओलिक अम्ल, ये असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर और बात करें हम तो जो वसा होती है 1 ग्राम वसा से आपको 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो वसा है दोस्तों आपका, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ये संयोग होता है। ठीक है, यानी वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि वसा से जो मिलते जुलते पदार्थ होते हैं, यानी मिलते हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। वसा से मिलते जुलते पदार्थों को लिपिड्स कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। लेकिन एक फैक्ट आपको और बता दें कि वसा की अधिकता से, यानी कि वसा आपके शरीर में अगर प्लस हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो वो होता है
एथीरोस एथीरोस्क्लोरोसिस एस्थीरोक्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 65 नंबर का, कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऐसे कितने अमीनो अम्ल हैं जो आवश्यक हैं और प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 9, यानी 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाए जाते हैं। उनके आप लोग नाम लिख लीजिए कौन कौन से हैं वो। पहला है आपका हिस्टीडीन, पहला हिस्टीडीन है। इसके बाद है आइसोल्यूसिन, ये दूसरा है। तीसरा है आपका ल्यूसिन। चौथा है आपका लाइसिन। पांचवा है आपका मिथयोनिन। इसके बाद है फिनाइलाल्विन। इसके बाद है थ्रियोनिन। इसके बाद है ट्रिप्टोफैन। और लास्ट है आपका 9वां अमीनो अम्ल जो है वो है आपका वैलिन। ये दोस्तों ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रोटीन के बारे में हमने काफ़ी चर्चा आपसे पिछले वीडियो में भी की थी कि प्रोटीन की खोज जे मूलर महोदय ने 1840 में की थी। इसका नामकरण वर्जेलियस महोदय ने किया था। प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलकर के बना हुआ है और इसका दूसरा नाम पॉलीपेप्साइड भी है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, तो वो आप रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका 65 नंबर का है। 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है आपका उसका एक उदाहरण है जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, तो वो कौन सा है इस पर आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर है इसका है वो है आपका दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतनी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका कार्बोहाइड्रेट में 60 से या कह सकते हो 50 से 60% किसकी मात्रा होती है, तो वो होती है कार्बोज की मात्रा होती है। ठीक है, कार्बोज आपके दोस्तों जो कार्बोज है आपका वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, और एक होता है आपका डाइसैक्राइड्स और एक होता है आपका पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जो कि आपका है 67 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है,
यानी वसा का उपयोग अगर हमें करना है तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पड़ती है दोस्तों आपकी प्रोटीन की। ठीक है, वसा के उपयोग के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्रोटीन के बारे में आपको कई सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पता है आपको कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमें शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी सुरक्षा। विटामिन और खनिज लवण और विटामिन शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। विटामिन जो दोस्तों शब्द है वो फंक महोदय ने दिया था, जबकि प्रोटीन शब्द जो है वो वर्जीलियस महोदय ने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और जल के बारे में अभी हमने बताया ही कि यह एक यौगिक है। इसका जो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि गोल्डन चावल से कौन सा विटामिन सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका विटामिन ए। विटामिन ए गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है, या कह सकते हो गोल्डन चावल से सबसे अधिक विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका रेटिनाल, और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम स्कारविड एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका कैल्सीफेराल। ठीक है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, वहीं विटामिन बी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम आपका है थायमिन इसका है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी आपको पता है खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, इनसे प्राप्त होता है। और विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है आपका वो दोस्तों है सूर्य। ठीक है, और इसमें आपको और बता दें कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 69 नंबर का कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है। यानी मानव शरीर के जब मूत्र के साथ जब ग्लूकोज भी बाहर निकलता है तो वो कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका मधुमेह। ठीक है, मधुमेह, यानी कि इसे हम डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मधुमेह के बारे में और बात करें तो इसकी खोज 1921 में बेटिंग वेस्ट ने की थी। बेटिंग और वेस्ट महोदय ने की थी। ठीक है, मधुमेह में जो प्रमुख धातु पाई जाती है वो जिंक पाई जाती है। ठीक है, और मधुमेह बनता कहाँ है, वैसे बेसिकली मधुमेह जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की अधिकता से होती है। तो जो इंसुलिन बनता है आपका वो बनता है आग्नाशय में। ठीक है, आग्नाशय में बनता है। और विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में 14 नवंबर को कौन सा प्रमुख दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपको कई बार बताया गया है कि विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। ठीक है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का आपका नहीं जमता है।
तो ये आपको याद रखने हैं सारे विटामिनों के वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका दूध, यानी दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इसीलिए इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी सब्जी है इसमें आपका सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फल, गन्ना, इनमें आपका गन्ना, इसके साथ साथ शहद, इसमें आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अंगूर में जो पाया जाता है, अंगूर का जो फल होता है उसमें पाया जाता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विटामिनों में किस में कोबाल्ट होता है, यानी कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है B12। B12 में आपका कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, वहीं बात करें अगर B6 की, तो B6 का वैज्ञानिक नाम है आपका पायराक्सिन, सॉरी पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन के का फ्लिक्विनोन, फ्लिक्विनोन। ठीक है, इसके अलावा पायरोडाइनिन भी कहते हैं, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये आपको पता ही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यानी विटामिन डी कहाँ से सबसे अधिक प्राप्त होता है, तो वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, यानी सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह 6 से लेकर 8 बजे की जो धूप होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय विटामिन डी की मात्रा अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, हरी सब्जियों को सेल्यूलोज पाया जाता है, दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है, अंडा में आपका स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफिराल है और इसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन है कि नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो नपुंसकता और बंधता आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम आपकी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से होती है, तो ये भी आपको या तो रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसके अलावा 75 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग किसके कारण होता है, यानी जो पत्तियां आपको पेड़ पौधों की हरी दिखाई देती हैं वो किसके कारण दिखाई देती हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो आपका दोस्तों है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, वहीं कैरोटीनाइड की बात करें तो बालों का जो काला रंग होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे 15 क्वेश्चनों की, 60 से लेकर के 75 तक। ठीक है दोस्तों, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप नोट डाउन करते हुए चलिए, रिवीजन आप बार बार करिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम को आप अच्छे से दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।